क्या आपको पता है कि भारत के संविधान ने हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट से ऊपर हैं? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स, जो हर एक सिटीजन का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, एम्प्लॉय हो या एस्पिरेंट हो। इन राइट्स के बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब ये है क्या? तो राइट टू इक्वालिटी, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन लॉ के पहले इक्वल है और सेम तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी उनके बैकग्राउंड, स्टेटस या कोई भी अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उन बेसिस पर उन्हें जज नहीं करना चाहिए। देन राइट टू फ्रीडम, यानी कि ये राइट होना, ये अधिकार होना, ये फ्रीडम होना कि आप कैसे भी बात कर सकते हो, कैसे भी एक्ट कर सकते हो, जो आपको करना है आप वो कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, राइट। और इसमें कोई भी ऐसे गवर्नमेंट या फिर कोई दूसरे लोग इंटरफेयर ना करें, राइट। ये चीज़ है राइट टू फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली नॉट समथिंग इलीगल, राइट। लीगल तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कोई भी वर्क करने के लिए। किसी पे भी आपको प्रेशर नहीं देना है कि तुम्हें ये काम करना ही है, राइट। या फिर अनफेयरली ट्रीट नहीं करना है कि हम तुम्हें पैसे कम देंगे बट स्टिल तुम्हें ये काम करना है। तो ये होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप जिस धर्म के हो बट आपको स्टिल कोई और धर्म अच्छा लगता है और आपको वही धर्म फॉलो करना है, तो आप आपका धर्म चेंज कर सकते हो, आप आपका रिलीजन चेंज कर सकते हो। तो आपके पास ये भी राइट है या अधिकार है, जो धर्म आपको अच्छा लगता है वो उस धर्म में आप वो रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो। ये है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स क्या है? तो ये जो राइट्स हैं ये गारंटी करते हैं हर एक व्यक्ति को कि उनको फ्रीडम है कि वो अपने कल्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें एजुकेशन का एक्सेस है, यानी वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, इफ द राइट्स आर वायलेटेड यानी कि उन्हें ब्रेक किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, राइट, या फिर उनको हम बोल सकते हैं कि अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है और बेसिकली उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उन्हें ब्रेक किया जा रहा है, तो उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए मांग कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रेमेडी, राइट, रेमेडी, ताकि ये चीज़ सॉल्व हो जाए। और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है और किसी दूसरे पर्सन के राइट्स को वायलेट किया है, उसे अकॉर्डिंगली पनिशमेंट भी दिया जाएगा। अब ये जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी से लेकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे राइट्स के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 में बताया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला अधिकार है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में बताया गया है। ये कहता है कि लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे आपका धर्म क्या हो, आप किस जाति के हो, आपका क्या जेंडर है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, इट डजंट मैटर, बट लॉ के सामने आप सब बराबर हो। आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब दोनों का मतलब है कि कोई भी सिटीजन किसी भी सिचुएशन में लॉ के सामने प्रिविलेज्ड या नेग्लेक्टेड नहीं होगा। तो गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल पर्सन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये गारंटी करता है कि हर एक व्यक्ति लॉ के पहले इक्वल है, उन्हें इक्वालिटी के साथ और सेम तरह से फेयरली ट्रीट किया जाएगा, जो कि इंडियन टेरिटरी में है, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है, भेदभाव पे रोक है,
ठीक, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, प्रोहिबिशन यानी कि रोक, तो डिस्क्रिमिनेशन पे रोक है। ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। बेसिकली ये गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। बेसिकली सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का मौका मिलेगा बिना किसी बायसनेस के, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकारी नौकरियों में। देन आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये अबॉलिशन क्या है? अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन क्या है? अब ये जो आर्टिकल है ये एक हिस्टोरिक मूव था कि कोई भी सिटीजन, किसी को भी हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा छुआछूत, इन सब के बेसिस पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है कि बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट इनका अलग है, या बोलते हैं ना कि जाति के बेसिस पर छुआछूत, आपने वर्ड सुना होगा कि इस बेसिस पर हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे एंड एकदम उनको आइसोलेट कर देंगे, राइट, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं कर सकता है। होना क्या, अब ये प्रोहिबिशन इस पे लग चुका है, अबॉलिशन, यानी कि अब ये होना ही नहीं चाहिए, कोई कर नहीं सकता है। अगर कोई इस चीज़ का ये करता है, अगर कोई अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो हमारा आर्टिकल 17 में बताया, इसको वॉयलेट करता है, इसका वॉयलेशन होता है, तो ये लॉ के अंडर उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी, इसके लिए पनिशमेंट भी है। अब आर्टिकल 18 पे आते हैं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को, बोलते हैं ना कि ड्यूक, राजा या एकदम सुप्रीम लीडर, सर, महाराज जैसे टाइटल्स देना मना है। आप ये टाइटल्स नहीं दे सकते हो कि कोई हमारा राजा है, ये सब नहीं होगा। ये इंश्योर करता है कि सब लोग इक्वल स्टेटस के हैं, कोई ऐसा कोई राजा तो कोई नौकर, ये सब नहीं है, सब इक्वल स्टेटस के हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इम्पोर्टेंस क्या है राइट टू इक्वालिटी की? तो ये सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, सबको एक तरह से ट्रीट करता है, राइट, और तो और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करता है, इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करके, एंड इन इक्वालिटी को जो सोसाइटी में हो रही है या होती थी उसे रिड्यूस भी कर रहा है, तो उसमें हेल्प कर रहा है। ये इंपॉर्टेंस है राइट टू इक्वालिटी की। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में बताया गया है। अब आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी कि डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है फ्रीडम, right? So the right to freedom is a fundamental right guaranteed under articles 19 to 22, as I said, of the Indian Constitution. It provides citizens with essential freedoms that are necessary for a democratic society. These rights ensure individual liberty and protect citizens from arbitrary actions by the state. अब हमें पता है कि राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल्स 19 से लेकर 22 के बीच में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को एसेंशियल फ्रीडम्स जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, और ये राइट्स इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी, और सिटीजन्स को स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ये अधिकार आपको देता है जिंदगी जीने का पूरा हक बिना अननेसेसरी इंटरफेरेंस के। अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप फ्रीली बोल सकते हो, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हो, डिबेट में आपकी क्या राय है आप बता सकते हो, और फ्री कम्युनिकेशन आप कर सकते हो फ्रीली, ठीक है, ये इस चीज़ की आपको आज़ादी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, गैदरिंग्स या पीसफुल प्रोटेस्ट आप कंडक्ट करा सकते हो, एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर सकते हो, इस चीज़ की भी आपको आज़ादी है। साथ ही साथ आप इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकते हो, राइट, इस चीज़ की भी आपको आज़ादी है। कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है कि नहीं इस एरिया में आप नहीं जा सकते, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में घूम सकते हो, आप किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हो, वहाँ अपना घर बना सकते हो, वहाँ रह सकते हो, एंड कोई भी टाइप का प्रोफेशन, बिजनेस जो आपको करना है आपके लाइफ में आप वो कर सकते हो, राइट। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वर्क आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो आप परस्यू कर सकते हो, बेसिकली इस चीज़ की फ्रीडम है। पर इन फ्रीडम्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर या सोवरेनिटी के इंटरेस्ट में।
अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं। सो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, नो डबल जेओपर्डी, कांट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। कि लॉ के अनुसार कोई भी इंसान 2 बार पनिशमेंट नहीं पाएगा सेम क्राइम के लिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कांट बी फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वंस, कि खुद के खिलाफ जबरदस्ती स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा। अब आर्टिकल 21 पे आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established law. This article is the foundation of many expanded rights like shelter, healthcare and education. Right? So अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को ब्रॉडन किया है। अब ये कवर करता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सारे इसमें आते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ रीजन फॉर अरेस्ट, यानी कि आपको रीजन बताना पड़ेगा अरेस्ट का। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, आपको 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रोविजन है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। अब आते हैं हमारे थर्ड फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में बताया गया है। सो ये राइट प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को ज़बरदस्ती काम करने से, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और चाइल्ड लेबर से। अब आर्टिकल 23 की बात करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स्ड लेबर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे प्रेशर नहीं डाल सकता, उस पर दबाव नहीं डाल सकता फ्री में कोई काम करने के लिए, उसे मजबूर नहीं कर सकता है। राइट एंड पनिशनेबल ऑफेंस अंडर लॉ, इसका वॉयलेशन पनिशनेबल है। अगर ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इसका वॉयलेशन होता है, इफ दिस पर्टिकुलर राइट इज वॉयलेटेड ऑफ एनी पर्सन, तो वो पनिशनेबल है, यानी उसको फिर उसकी पनिशमेंट मिलेगी लॉ के अंडर। अलाउस कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, prohibits employment of children below 14 in hazardous occupation, यानी कि no child below the age of 14, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो किसी भी टाइप के फैक्ट्री, माइंस या इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। अब जो उससे काम ज़बरदस्ती कराएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो इसे वॉयलेट कर रहा है इस राइट को, राइट, तो उसे फिर उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। अब ये राइट स्पेशली पुअर फैमिलीज के बच्चों को एक सेफ चाइल्डहुड देने के लिए है। राइट अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में बताया गया है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जिसका मतलब हुआ कि इंडिया में कोई अपना रिलीजन नहीं होता है। इंडिया एक वैसे ही डाइवर्स कंट्री है, तो बहुत सारे रिलीजन है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं और हर सिटीजन को अपने धर्म को फ्रीली फॉलो करने का राइट है। तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ कोसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, तो आप अपना धर्म फ्रीली फॉलो कर सकते हैं और दूसरों को भी बताने का अधिकार रखते हैं अपने धर्म के बारे में। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनको चलाने का अधिकार रिलीजियस ग्रुप्स के पास है। देन आर्टिकल 27 यानी कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, यानी गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए आपसे टैक्स नहीं ले सकती। अब आते हैं आर्टिकल 28 पे, जहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना मना है जब तक वो स्कूल कंप्लीट प्राइवेट फंडिंग ना ले रहे हो। अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ फंडामेंटल राइट पे, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में बताया गया है। अब इसके पर्पस के बारे में बात करते हैं। टू प्रिजर्व द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बाय अलाउइंग एवरी ग्रुप, स्पेशली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, टू मेंटेन देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड टू स्टैब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये अधिकार माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपनी लैंग्वेज,
कल्चर और शिक्षा संस्थान बनाने का अधिकार देता है। अब आर्टिकल 29 की बात करते हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर। एनी ग्रुप विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट। अगर किसी भी ग्रुप की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है तो उन्हें उसे प्रिजर्व करने का राइट है, राइट, उन्हें उसे प्रिजर्व करने का, बचाने का अधिकार है। अब आते हैं हम आर्टिकल 30 पे, एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में है ये। सो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू establish and administer their own educational institutions. The government cannot discriminate against these institutions when giving financial aid. बेसिकली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनको भी गवर्नमेंट एड मिलता है बिना डिस्क्रिमिनेशन के। अब वाई दीज राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी, जो लोग आबादी में जिनकी संख्या कम है, जो उस धर्म से हैं, माइनॉरिटी पीपल जिन्हें हम बोलते हैं, वो इंडिया का जो वो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे बचा के रखना, प्रिजर्व करना, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करना और अलग अलग लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप्स को एम्पावर करना, इन सब चीज़ों के लिए ये राइट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे 6th फंडामेंटल राइट पे, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो आर्टिकल 32 में बताया गया है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमने अभी बात किया कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में, जो आर्टिकल 29 और 30 में था। अब हम डायरेक्ट 30 से 32 पे आ चुके हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए। तो आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो बेसिकली आर्टिकल 31 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था, उसे 1978 में 44th अमेंडमेंट जो था हमारा, उसमें इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट में। सो इस वजह से हम डायरेक्ट 30 के बाद आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, क्यों मैटर करता है, टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में, राइट। सो ये राइट बाकी सब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा था द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। अब ये है क्या, राइट। सो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये राइट है जो कि हर सिटीजन को अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और हाई कोर्ट में जाने के लिए डायरेक्टली, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। ये क्यों मैटर करता है? एज अ गार्डियन ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये उनके लिए ही है, बेसिकली ये उन्हें प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है, तो उनका गार्डियन हुआ। ये मेक करता, दिस मेक्स द जुडिशरी द प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स राइट। जो जुडिशरी है, जितने भी कोर्ट हैं, वो सारे ह्यूमन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्टर हैं। अगर वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनके राइट्स का, तो जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो जाकर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं और जिसने वॉयलेट किया है उसे पनिशमेंट मिलेगा लॉ के अंडर। की फीचर्स क्या है? सिटीजन्स को एम्पावर करना। यू कैन सीक जस्टिस इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड और वायलेटेड। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स डिनाई किए जाते हैं, ब्रेक किए जाते हैं, तो आप जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। प्रोवाइड्स लीगल रेमेडीज, यू कैन अप्रोच कोर्ट्स विदाउट डिले। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कोर्ट्स मस्ट प्रोवाइड रिलीफ इफ राइट्स आर वायलेटेड। अगर ऐसा कुछ किया गया है एक्सप्लॉइटेशन, तो कोर्ट्स को रिलीफ प्रोवाइड करना मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। मस्ट यानी कि ज़रूरी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। तो बेसिकली कोर्ट्स आपको जस्टिस देने के लिए इशू कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हेबियस कॉर्पस के बारे में, जब किसी को इलीगल रूप से अरेस्ट किया गया हो। मैंडेमस, जब कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही हो। प्रोहिबिशन यानी लोअर कोर्ट्स को लिमिट में रखने के लिए। एंड सोशियसराय यानी रॉन्ग डिसीजंस को कैंसिल करने के लिए। एंड क्यो वरांतो, जब कोई इलीगल तरीके से पोस्ट होल्ड कर रहा हो। नाउ मूविंग अहेड, हु इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। अब ये कौन इंश्योर करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं? तो सबसे पहले जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राइट। सो
प्राइमरी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये प्राइमरी प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स के। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 255 के अंडर हाई कोर्ट। सो सिटीजन्स कैन अप्रोच द कोर्ट्स डायरेक्टली इफ द राइट्स आर वायोलेटेड। अगर वायोलेटेड हैं, अगर उनके राइट्स को ब्रेक किया जा रहा है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स को। देन कोर्ट्स कैन इशू रिट्स, वो इशू कर सकते हैं रिट्स, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, सो मॉनिटर वायोलेशन ऑफ राइट्स, ये मॉनिटर करते हैं एंड स्पेशली बाय पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा ये केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं और अवेयरनेस प्रमोट कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स की। देन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो लॉ फ्रेम करते हैं और दैट अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड देन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, सो रेज पब्लिक अवेयरनेस, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सपोज राइट वायोलेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। Now let's talk about the consequences of violating fundamental rights. अगर fundamental rights violate किए जा रहे हैं तो क्या consequence होगा, क्या परिणाम होगा। Constitutional remedies आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अगर एक fundamental right का violation हो रहा है, उसे break किया जा रहा है, तो citizen approach कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के अंडर बताया गया है, या फिर हाई कोर्ट जो कि 266 आर्टिकल 266 में बताया गया है। अब कोर्ट कैन एनफोर्स राइट्स बाय यूजिंग रिट्स, वो रिट्स के थ्रू कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस मैंने आपको बता ही दिया कि जब किसी को इलीगल रूप से अरेस्ट किया गया हो, मैंडेमस यानी कि जब कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही हो, प्रोहिबिशन यानी लोअर कोर्ट्स को लिमिट में रखने के लिए, एंड सेशस राय यानी रॉन्ग डिसीजंस को कैंसिल करने के लिए, क्यों वरांतो जब कोई इलीगल तरीके से पोस्ट होल्ड कर रहा हो तो, राइट। अब हम एक टैबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ वायोलेशन और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। सो अनलॉफुल अरेस्ट और डिटेंशन, तो इमीडिएट रिलीज ऑफ द पर्सन एंड कंपेंसेशन, यानी कि अगर लॉ अनलॉफुल यानी कि लॉ के अगेंस्ट और एक अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेंशन, तो फटाफट उस व्यक्ति को रिलीज किया जाए और कंपेंसेशन भी उस पे लगेगा। देन सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन फ्री स्पीच, खुल के बोलने पे रिस्ट्रिक्शन, कि आप खुल के नहीं बोल पा रहे उस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो कोर्ट स्ट्राइक कर सकता है, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द लॉ और ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट ये कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन, अगर भेदभाव हो रहा है कास्ट, रिलीजन, इन सब पे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन फेस डिपार्टमेंट एक्शन और कोर्ट ऑर्डर्स, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डिपार्टमेंट एक्शंस फोर्स करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंटल एक्शंस या फिर कोर्ट ऑर्डर्स फेस करना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस ब्रुटैलिटी या फिर कस्टडियल वायलेंस, सो FIR हो सकता है ऑफिसर्स के अगेंस्ट, प्लस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्लस कंपेंसेशन, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डिनायल ऑफ रिलीजियस कल्चरल राइट्स, अगर डिनाई किया जा रहा है तो ऑर्डर्स टू रिस्टोर द राइट प्लस मॉनिटरिंग बाय कोर्ट। अब ये तो हमने देखा कॉन्सिक्वेंस। अब अगर राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो क्या पनिशमेंट है। अगर इलीगल डिटेंशन है या पुलिस ब्रुटैलिटी है तो ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, जो पनिशमेंट होगा जेल, सस्पेंशन और कंपेंसेशन। अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन सब के बेसिस पे, तो ये रिलेटेड है आर्टिकल 15 और 17 से, जहाँ पर जेल होगी 6 मंथ्स की, 6 मंथ्स टू लाइफ जेल, फाइन अंडर SC एंड ST एक्ट, ये एक्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वायोलेशन ऑफ फ्रीडम स्पीच, अगर खुल के बोलने पे रिस्ट्रिक्शन है तो आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड है, जहाँ पे 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन्स वो आपको भरना होगा। देन रिलीजियस इंटॉलरेंस या फोर्सिंग, कुछ रिलीजियस से इशू है रिलेटेड तो ये आर्टिकल 25 से रिलेटेड है। लॉ ऑर्डर स्ट्रक डाउन या फिर डिफेमेशन या फिर जेल, फाइन। डिफेमेशन यानी कि जेल या फाइन। उसके बाद वायोलेशन स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी के द्वारा, तो ये
आर्टिकल वैसे नॉन स्पेसिफिक है और उसमें कोई स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है और पनिशमेंट भी नॉन स्पेसिफिक है। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कौन से आर्टिकल के अंडर क्या मेंशन किया गया है, एंड अगर आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, क्या पनिशमेंट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वायलेशन दैट हैज़ बीन डन, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपकी ही नॉलेज को एनहांस करेगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।